हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, यानी कि विलियन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आपने लास्ट सेशन में राउट्स लॉ पढ़ा था, उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और उसका न्यूमेरिकल देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्या क्या आंकिक प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, विलियन चैप्टर आपका चल रहा है यहाँ पर, यानी हम लोग कि वाष्पशील द्रवों के लिए आपका राउल्ट का नियम क्या था। दोनों वाष्पशील द्रव थे, यानी विलायक भी और विलेय भी। यहाँ पर उनका वाष्प दाब हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या बोला कि वाष्पशील अवयवों के लिए आपका राउल्ट का नियम क्या बनता है बच्चे। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है वो विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है ना, यानी जब विलयन बन जाएगा उसमें जो उसका आंशिक दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। इसमें दो अवयव माने थे, 1 और 2, जिसको हमने नाम दिया था। तो 1 के लिए आपका आंशिक दाब P1 था और उसका मोल प्रभाज जो था वो X1 था। तो P1 आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था किसके, X1 के। वहीं दूसरे नंबर के अवयव के लिए आंशिक दाब जो था वो P2 था और उसका जो मोल प्रभाज था वो X2 था। सो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, ये हमने देखा था। ओके, देन आपका पूरा हमने यहाँ पर डिराइव किया था, और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या हुआ था कि जो पूरा विलयन का क्या होता है, वाष्प दाब होता है, वो उसके अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। सो P जो टोटल हमने माना था विलयन का कुल जो दाब था वहां पर, कुल वाष्प दाब, वो P1 यानी कि अवयव नंबर 1 का जो क्या है आंशिक दाब है, प्लस P2 यानी कि नंबर 2 का जो क्या है आंशिक दाब है, उन दोनों के योग के बराबर हो गया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर आगे पूरा फॉर्मूले में वैल्यू रखी P1 P2 की, और आगे इसको डिराइव कर लिया था। यहाँ हमारी इक्वेशन बन गई थी ये वाली, ठीक है, वाष्पशील द्रवों के लिए। फिर हमारा ये पूरा ग्राफ आया था। फिर हमने बोला कि अगर उनका X1 X2 वहां पर शुद्ध अवस्था में या द्रव में आपका क्या था, मोल अवस्था थी, तो वाष्प अवस्था में जब वो जाएंगे तो उनका आपका जो मोल प्रभाज होगा वो कितना होगा। ठीक है ना, तो Y1 और Y2 जो यहाँ पर थी वो क्या थे, वाष्प अवस्था में अवयव के मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन थे, जिनके लिए हमने ये फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव करे। ओके, देन वाष्पशील विलायक व अवाष्पशील विलेय, यानी विलेय क्या हो गया, अब अवाष्पशील हो गया। अवाष्पशील नॉन वॉलेटाइल जिसे कहा जाता है। यहाँ पर आपका विलायक जो है सिर्फ वो ही वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, तो सिर्फ उसका वेपर प्रेशर आएगा, आपके विलेय का वेपर प्रेशर नहीं आएगा। तो हमने जो लेफ्ट में नंबर 1 आपका पिक्चर में दिखाया गया है उसमें हमने सिर्फ विलायक लिया था, जो शुद्ध अवस्था में हमने बोला, तो उसमें जो उसका वेपर प्रेशर था, क्योंकि विलायक आपका क्या है, वाष्पशील है, तो वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। फिर क्योंकि ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वापस वो क्या हो रहा है, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रेशर वहां पर लग रहा है, वेपर प्रेशर जिसे आप कह रहे हो। तो यहाँ पर उसका विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था वो P1 नॉट हमने लिया था। ठीक है ना, अब जब हमने विलायक और विलेय को मिला दिया, नंबर 2 जो आपका पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो P1 है उस जो पहले आपका यहाँ पर पहली पिक्चर में आपने सरफेस में देखा सारे विलायक के अणु थे तो वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे। दूसरी पिक्चर में आप देखते हैं कि ब्लू के अलावा ऑरेंज येलो कलर के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आ गए हैं सरफेस में। तो अब सरफेस से जो अणु वाष्पीकृत हो रहे थे उनकी संख्या कम हो गई है। तो चूंकि वेपर फेज में जाने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या कम हो गई है तो वेपर प्रेशर भी आपका क्या हो गया है, कम हो गया है यहाँ पर। ओके, तो आप क्या कहते हैं, शुद्ध अवस्था में विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा। तो विलयन में वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इस तरह से फिर हमने यहाँ से इसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव किया था, जहां पर हमने P2 नॉट इज इक्वल टू P2, यानी P2 नॉट क्या है, जो हमने दूसरे नंबर का विलेय माना है जो कि आपका अवाष्पशील है,
उसका वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में, और P2 क्या है, आंशिक वाष्प दाब है उसका जब वो विलयन में है। तो वो दोनों ही शून्य है। क्यों वो दोनों ही शून्य है? क्योंकि वो अवाष्पशील है। फिर हमने राउल्ट का नियम जो है उसके अनुसार P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 होगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1 हो जाएगा। वाष्प दाब में परिवर्तन कितना आया है, क्योंकि पहले विलायक का वाष्प दाब अधिक था और फिर विलायक का वाष्प दाब जो कि विलयन का वाष्प दाब है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो P1 नॉट अधिक है, P1 आपका कम है। तो आप डेल्टा P निकाल लेते हैं। डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, जो समीकरण 2 है आपकी। फिर समीकरण 2 में आप P1 का मान रखेंगे जो कि आपकी समीकरण 1 में, ठीक है, वो वाली वैल्यू आपने रख दी। यहाँ पर फॉर्मूला आ गया डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट, जो कि शुद्ध अवस्था में नंबर 1 अवयव जो कि आपका विलायक था उसका क्या है, वाष्प दाब है, माइनस P1 नॉट इंटू x1। x1 आपका क्या है, उसी का मोल प्रभाज है, ठीक है ना। देन डेल्टा P इज इक्वल टू, दोनों जगह P1 नॉट आपका क्या था, कॉमन था, तो आपने वो बाहर ले लिया, 1 माइनस x1 हो गया। 1 माइनस x1 किसके इक्वल होता है, x2 के इक्वल होता है ना। आपको पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1। ओके, देन डेल्टा P बाय P1 नॉट के रिस्पेक्ट में आपने इसको ले लिया, तो डेल्टा P बाय P1 नॉट आपका क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा P की वैल्यू रख ली, P1 नॉट माइनस P1, और इसके टर्म्स में आपने x2 को बता दिया था। इस समीकरण के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होगा उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, ठीक है। क्या समझ में आया, जो डेल्टा P बाय P1 नॉट है वो किसके बराबर है, x2 के बराबर है, और x2 आपका क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज है। तो यानी विलयन के वाष्प दाब में जितना अपेक्षिक अवनमन हो रहा है, जितनी कमी आ रही है उसके सापेक्ष रूप से, वो उसमें उपस्थित जो विलेय के मोल प्रभाज होंगे उसके बराबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट था इज इक्वल टू x2 क्या होता है, x2 यानी दूसरे अवयव का मोल प्रभाज। तो किसी का भी मोल प्रभाज क्या होता है, उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल, ठीक है ना। तो N2 बाय N1 प्लस N2 ये हो जाएगा, ये आ गया N1 प्लस N2। यदि आपकी विलेय की मात्रा बहुत कम है, यदि विलेय की मात्रा बहुत कम है तो आप क्या कर देते हैं, विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम है, अतः उसके मोलों की संख्या को, तो उसके मोलों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी आपने बहुत कम वहां पर विलेय लिया है, विलायक बहुत अधिक है आपका, तो आप क्या कह रहे हैं, विलायक की तुलना में विलेय के मोलों की संख्या भी बहुत कम होगी, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लो, ये आपकी इक्वेशन 4 है। अतः समीकरण 4 में हम क्या करेंगे, जो हर में आपका N2 का मान है उसे शून्य ले लेंगे, ठीक है।
अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, ये हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, N2 और N1 यहाँ पर आपने क्या माना, N1 जो है वो ग्रेटर देन है N2 से। N2 और N1 क्या है, मोलों की संख्या है, और आपको पता होता है मोलों की संख्या बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना, तो N2 बराबर क्या है, N2 बराबर है आपका W2 बाय M2, क्लियर, और N1 बराबर क्या हो जाएगा, W1 अपॉन M1। ओके, जहां आपका N2 और N1 की वैल्यू आप अब लगा देंगे। ओके, अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, देखो N2 है आपका ऊपर, N2 की वैल्यू W2 बाय M2 होल डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू W1 बाय M1। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन में आए हैं उनको आप ऊपर नीचे कर देते हैं, यानी M2 M1 आपका जो है वो ऊपर चला जाएगा और M2 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जो विलेय है उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। M1 M2 क्या है, मोलर मासेस हैं 1 और 2 के, और W2 W1 क्या है, जितना आपको दिया गया है कि इतना ग्राम 1 दिया है, इतना ग्राम 2 दिया है, तो वो तो M2 इज इक्वल टू क्या हो गया है, हो जाएगा M2 इज इक्वल टू RLVP, यहाँ पे क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट आएगा, उसकी वैल्यू जो होगी उसको आप लिखेंगे, उसको W1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, चलिए ये आपकी इक्वेशन हो गई 5। ये तो कब आएगी इक्वेशन, जब आपका, हमने क्या बोला, यदि विलेय की मात्रा बहुत कम है। ठीक है ना, अगर विलेय की मात्रा अधिक है, पहला केस ये था। ठीक है, दूसरा केस क्या है, विलेय की मात्रा अधिक होने पर N2 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, N2 0 के बराबर नहीं होगा, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर, तो इसको आगे लिख लेंगे, आगे क्या हो जाएगा आपका, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 का मान मैंने आपको बताया था W2 बाय M2 अपॉन N1 क्या है, W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। ये आपकी इक्वेशन आ गई 6। ठीक है, तो जब आपकी विलेय की मात्रा बहुत कम है तो फिफ्थ वाली इक्वेशन लगा लेंगे, जब आपकी विलेय की मात्रा फिफ्थ वाली या ये वाली जो आपकी है, इन दोनों में से कोई भी, जिसका भी आपको वैल्यू निकालना है। अगर आपको मोलर द्रव्यमान पूछा है तब तो आप फिफ्थ वाली इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन अगर मोलर द्रव्यमान नहीं पूछा, आपेक्षिक अवनमन पूछा है, तो आप ऊपर वाली इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट मोलों की संख्या दी गई है तो ये वाली इक्वेशन लगा देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग इक्वेशंस का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको वैल्यू क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दी गई होगी। ओके, चलिए प्रश्न है आपके लिए न्यूमेरिकल, इसको करेंगे। 298 केल्विन पर शुद्ध जल
का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यानी 50 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। ठीक है, होमवर्क में करके लाएंगे इसको। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लास्ट जो आपको कराया गया है फॉर्मूला उसी से ये निकलेगा। आपको किसकी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया गया है जिसको आप T1 नॉट मान रहे थे, उसमें 850 ग्राम जल में आपका 50 ग्राम यूरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर विलेय की मात्रा क्योंकि ठीक ठाक है तो आप उसको 0 नहीं लेंगे। यूरिया है NH2CO जो मैंने आपको बता दिया है। इस विलयन के लिए आपको जल के वाष्प दाब की गणना करनी है, विलयन में जल के वाष्प दाब की, ओके, और उसमें आपेक्षिक अवनमन कितना हो रहा है उसकी गणना करनी है। ओके, चलिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने राउट के लॉ को अपना पूरा कर लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मैंने आपको न्यूमेरिकल दिया है उसको अच्छे से करना है। आने वाले सेशन में कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।